हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम फिनिश करेंगे अपना ईथर। अभी तक हमने अल्कोहल और फिनोल कंप्लीट कर लिया है। अब बस ईथर कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं सबसे पहले ईथर क्या होता है। तो मैं शुरू से बताता हुआ आया हूँ, ईथर का मतलब होता है ROR। ROR का मतलब, आर का मतलब क्या होता है, कार्बन की चैन। जैसे कि मैंने इसकी जगह लिखा CH3 और यहाँ पे O और इसकी जगह क्या लिखा CH3। तो ये क्या हो गया हमारा ईथर। तो ज़रा देखो, इसमें हमारे 2 CH3 आ रहे हैं, यानी कि क्या होगा इसका, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल। और ईथर तो है ही, तो डाई मिथाइल ईथर। ज़रा इसका नाम गैस करें, C2H5O C2H5। तो ज़रा देखें यहाँ पे C2H5 आ रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, डाई इथाइल, है ना। इथाइल आएगा, इथेन नहीं, इथाइल। इथाइल क्या होता है, C2H5, और C2H6 क्या होता है, इथेन, है ना। तो डाई इथाइल फिर ईथर। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है इथोक्सी इथेन। इथोक्सी इथेन। ऑक्सी कब लगाते हैं, जब हम ईथर लिखते हैं ना, जब ऑक्सी लगाते हैं तो इथोक्सी इथेन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर मैं दूसरा नाम लिखना चाहूँ तो मिथोक्सी मिथेन। ठीक है, मिथोक्सी मिथेन। तो आप सबको समझ में आ गया होगा ईथर क्या होता है। तो अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो जरा देखो, सबसे पहली प्रिपरेशन है इसकी विलियमसन। ये प्रिपरेशन है यहाँ से। अब देखते हैं पहली प्रिपरेशन। अगर आपने अपना हेलोल्केन हेलोरीन पढ़ा होगा, उसमें आपने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ज़रूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लेना। ये विलियमसन सिंथेसिस कब बनती है, मतलब कब होती है, जब ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ईथर बनाने काम आती है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था। तो देखते हैं पहली रिएक्शन, जैसे C2H5Cl के साथ आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, NaOC2H5। ठीक है, ये है हमारा NaOC2H5। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथोक्सी इथेन, है ना, सोडियम इथोक्सी इथेन। तो अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखेंगे NaCl तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaCl तो बाहर निकल जाएगा, इतना हिस्सा। और बचेगा क्या, C2H5O C2H5। देखो ये बचा, सिंपल। अब देखेंगे वाला CH3Cl है, और उसके साथ हमने क्या रिएक्ट किया, NaOC2H5। तो क्या होगा, इसमें भी NaCl ऐसे बाहर निकल जाएगा, इतना हिस्सा। और बचेगा क्या, CH3O C2H5। तो देखो CH3O C2H5, तो इसका नाम क्या होगा, मिथोक्सी इथेन। CH3O क्या होगा, मिथोक्सी, और ये लास्ट में क्या लग रहा है, इथेन। तो मिथोक्सी इथेन। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस क्लियर हो गई होगी। अब इसमें लिमिटेशन है इसकी, विलियमसन सिंथेसिस की क्या है, जरा देखते हैं। पहली लिमिटेशन है, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे हम एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड यूज़ ही नहीं करते हैं। एरोमेटिक का मतलब हो गया बेंजीन रिंग वाले। यहाँ पे जो है लिमिटेशन मैं आपको सीधी सीधी बता दूँ, जो ये विलियमसन है ना, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री पे फेल हो जाता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री पे फेल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये 1 डिग्री के लिए वैलिड है। आप देखो यहाँ पे हमारा जो कार्बन हमने 1 डिग्री लिया है, कैसे, C2H5 है, और इसके साथ सीधा क्या लगा हुआ है, Cl, है ना। 2 डिग्री कब होता, अगर ये कार्बन की चैन ऊपर भी होती, इधर भी होती, ऐसे कुछ ऐसा होता, Cl लगा हुआ है और इसके साथ इस कार्बन के साथ ये है, तो ये 2 डिग्री होता है ना। तो ये हमारा विलियमसन 2 डिग्री और 3 डिग्री पे फेल हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, और एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, क्योंकि बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डज नॉट ब्रेक ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो है हमारा बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, पर इसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। क्यों, किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे बॉन्ड कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, जिस वजह से स्टेबल रहेगा, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था अभी, कि 2 डिग्री 3 डिग्री विल प्रोड्यूस एल्कीन। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, ये हमारा क्या, विलियमसन सिंथेसिस को, रिएक्शन को पूरी नहीं कर पाती। इस वजह से यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है, इंस्टेड ऑफ ईथर। ईथर की जगह हमें क्या बना के दे देते हैं, ये एल्कीन। ठीक है, तो इसकी 2 लिमिटेशन है, पूछी जा सकती हैं, तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बी सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ क्या है, ईजी है, बहुत ईजी है। देखो CH3 CH2 Cl, ये है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, CH3 CH2 Cl प्लस, अब किससे कर रहे हैं हम, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, Ag2O, Ag2O, है ना, Ag2O। ठीक है, यानी कि ये सिल्वर ऑक्साइड है ना, सिल्वर ऑक्साइड, Ag होता है ना सिल्वर। तो इसके साथ हमने ये फिर से लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH2 Cl। अभी आप देखो, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा, तो ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। एक बात सोचो, यहाँ पे Ag2 है, Cl भी कितने हैं, 2। ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, ये रहा, और Ag भी कितने हैं, 2। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप सबके हिसाब से क्या बनना चाहिए, AgCl, और वो भी कितने, 2। ये नहीं लिखेंगे Ag2Cl2, ये कुछ नहीं होता, है ना। लिखेंगे क्या, 2AgCl, है ना। और बचेगा क्या, CH3CH2 ओ CH3CH2, बचेगा नहीं बचेगा, ये एक तो CH3CH2 इसका बचेगा, ओ बचेगा, और क्या बचेगा, CH3CH2। तो CH3CH2 ओ CH3 या CH2
CH3, हमेशा बड़े मतलब जो बड़ा नंबर होता है लास्ट में लिखा जाता है। तो CH3 CH2O CH2 CH3। तो सर देखेंगे बन गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको 2 बार लिख के दिखाया। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 बार, यानी कि 2 CH3 CH2 Cl और Ag2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो भी मैंने बताया वही बनेगा, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर होता है। तो वही अब देखते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट 413 केल्विन, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 413 केल्विन रहेगा और H2SO4 इसका कैटलिस्ट होगा। एल्कोहल है, यहाँ पे हमने 2 CH2Cl के साथ रिएक्ट किया था। ज़रा देखेंगे, अभी हमने रिएक्शन किया था ना, मैंने 2 बार लिखा था, बस यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है ना। तो आपको रिएक्शन समझ में आई। ऐसे ही यहाँ पे आप 2 लेना है, ऐसे ही 2 लेना है, चाहे आप यहाँ पे 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और इसको मत लिखो, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनेगी, C2H5O C2H5। कैसे, देखो CH3CH2 क्या होगा, C2H5 फिर O फिर C2H5 ये, और जो बचा H2O बाहर। देख लो कैसे, O2 है, O2 है और HH है, तो एक H और एक H, H2O गया और O, यानी कि इतना हिस्सा तो बाहर निकल गया, इतना देखो, इतना हिस्सा तो बाहर निकल गया, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में निकल गया। अब बचा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3। तो चाहे आप C2H5O C2H5 लिख लो, चाहे ये लिख लो, ठीक है। आई होप आप सबको तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, पहली विलियमसन के साथ, फिर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो अब देखते हैं, विलियमसन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, NCERT क्वेश्चन में भी है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ये जो होता है ईथर हमारा कलरलेस होता है, इसकी स्मेल स्वीट होती है और लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, ये हमारा इंसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अच्छा, कोई भी चीज़ इंसोल्यूबल कब होती है वाटर के अंदर, जब वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा हो, है ना। और कोई भी चीज़ पानी के अंदर कब घुलेगी, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है। इट हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक, ये जो होता है हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंड एस्थेटिक, है ना। इसका मतलब होता है कि जो ये होता है ना, बेहोश करने की क्षमता होती है इस ईथर के अंदर, यानी कि इसकी स्मेल जो होती है ना ईथर की, वो कुछ कुछ ऐसी होती है कि बेहोश कर दे, लाइक क्लोरोफॉर्म टाइप, है ना। तो अब ज़रा देखते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। ज़रा समझाता हूँ, पहले मैं ये बाद में समझाऊंगा, पहले पढ़ लो एक बार। देखो, ईथर है मोर बॉन्ड एंगल देन वाटर बिकॉज ईथर कंटेन एल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। देखो, एक तो H2O है ना, और एक है ईथर। आप सबके हिसाब से कुछ भी ले लो, CH3O CH3 ये ले लो, ठीक है। आप सबके हिसाब से H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, CH3O CH3 का, मतलब ईथर का ज़्यादा होता होगा, वाटर का ज़्यादा होगा या ईथर का, ठीक है। और अगर वाटर का है तो क्यों होगा, और ईथर का है तो क्यों होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में काफ़ी बार, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू H2O, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, H यहाँ पे और H यहाँ पे, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है, आप सबको पता ही होगा, ये आपने पढ़ा होगा अपने 11th में, है ना। और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होता है कुछ इस तरीके से, ये मैटर नहीं करता, अब आप इतना कुछ मतलब इतना मत सोचो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे O है, एक तरफ CH3 और यहाँ पे CH3। आप सबको पता है जो कार्बन की चैन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कार्बन की चैन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियस बात है ये किसको प्रोवाइड करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। मतलब क्या होगा, ये जो कार्बन की चैन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट किसे करेगा, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो जिसका एंगल होगा वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। पर H+ के केस में, H के केस में इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन की चैन कम होंगे, तो जो इसके जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, जब भी ये इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इसका जो ये V बॉन्ड बन रहा है V शेप में, ये एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा। पर इसके केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये एक्सपेंड करेगा, जिस वजह से ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। समझ गए, ठीक है। तो इस वर्डिंग में मैंने क्या लिखा है देखेंगे, ईथर है मोर बॉन्ड एंगल, ईथर का जो होता है मोर बॉन्ड एंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ईथर कंटेन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन की चैन, है ना, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कार्बन की चैन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, तो मैंने अभी बताया जो नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ड्यू टू विच रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, जिस वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एंड बॉन्ड एंगल बिकम मोर। तो सबसे ईजीएस्ट वे में लिखी हुई है, आप सबको समझ में आ गई होगी। H2O का क्यों नहीं होता, और H इसका क्यों होता है, ईथर का, है ना। तो ईथर का बॉन्ड एंगल हमेशा याद रखना ज़्यादा होता है, ये नहीं पूछेगा कितना होता है, ये पूछेगा क्यों होता है, ठीक है। अब ईथर है V शेप, देखो V शेप भी बन रही है ना। तो ईथर की जो शेप होती है वो कैसी होती है, V शेप, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बैंड शेप। अब बोलो
बोलो कि H2O की भी तो वी शेप बैंड शेप होती है, हाँ होती है बिल्कुल। तो इसका भी तो देखो वी शेप ही बन रही है, इस वजह से ईथर है वी शेप और बैंड शेप, ठीक है। अब देखते हैं 6, ईथर आर वेरी लेस रिएक्टिव। ईथर जो है होता है वो हमारा लेस रिएक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो भी अपना हाइड्रोजन, जो भी मतलब कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईली रिएक्टिव होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, सब कुछ हाई होगा, है ना। पर ये ईथर जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही है, तो सिंपल सी बात है, ईथर आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये हमारे लेस रिएक्टिव होंगे, सो दे आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये हमारे किसकी तरह यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐसा भी बोल सकते हैं इसके ऊपर कार्बन की चैन आ रही है ना, इस वजह से भी ये हमारा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ईथर आर वेरी लेस रिएक्टिव, सो दे आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारे किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह। तो आई होप आप सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी और प्रिपरेशन भी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं भाई अब फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन, है ना। जैसे याद है हमने फिनोल जब अल्कोहल पढ़ा था तो हमने वहाँ पे फंडावर्ड याद किया था, SP बोराडे, है ना, SP बोराडे याद किया था। यहाँ पे हम याद रखेंगे SSPCOH। मेरी बात सुनना, देखो अल्कोहल फिनोल अगर आपने कर लिया है ना, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने कर लिया है तो वो मोर देन इनफ है, सच में। ये ईथर की इतनी पूछी भी नहीं जाती हैं और इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका अल्कोहल और फिनोल है, तो उसको ज़्यादा से अच्छे से करेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ईथर को छोड़ेंगे, और इसमें भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ छोड़ सकते हो और आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखते हैं ईजी, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने पहली पढ़ी है तो आपको ईजी लगेगी। देखो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना। जैसे है C2H5O C2H5, है ना, इसमें हम गिरेंगे वाटर H2O, है ना, और यहाँ पे रहेगा H2SO4 पर क्या, डाइल्यूट, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, डाइल्यूट। एक बार हम कंसनट्रेटेड पढ़ते हैं और एक बार डाइल्यूट, ठीक है। तो H2O है ना, मैं शुरू से बताता हुआ हूँ, H2O को क्या लिख सकते हो आप, HOH लिख सकते हो, HOH। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है, ऐसे करके नहीं दिखाना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, OH। तो ज़रा देखना क्या बनेगा, इतना हिस्सा C2H5OH, और यहाँ से क्या बनेगा, C2H5OH, समझ गए। यानी कि H2O को मैंने लिख लिया HOH, तो क्या बना C2H5OH, और क्या बना C2H5OH, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, बस याद रखना एरो पे क्या है, डाइल्यूट H2SO4, और सेम अब रिएक्शन है C2H5O C2H5, ठीक है, ये रही। और इस बार हम क्या लेंगे, इस पे H2O रहेगा, है ना, और H2SO4 इस बार क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड। और यहाँ पे ना देखो H2O क्यों लिखा है, H2O क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पानी में घुला हुआ है H2SO4, यानी कि जो है डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी में घुला हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे H2O गिरा, यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, इस वजह से यहाँ पे H2O नहीं आएगा। सिर्फ क्या लिखा जाएगा, H2SO4, समझ रहे हो। यहाँ पे H2SO4 कंसनट्रेटेड है और यहाँ पे डाइल्यूट है, जिस वजह से यहाँ पे मैंने वाटर लिखा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि कंसनट्रेटेड है। तो अगर कंसनट्रेटेड है तो आपको पता ही होगा H2SO4 को लिख कैसे सकते हैं, HHSO4 लिख सकता हूँ, HHSO4, H2SO4 को, है ना। तो सिंपल वही जैसा भी पीछे किया, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे H लिखो और यहाँ पे क्या लिख दो, HSO4, ठीक। तो क्या बनेगा C2H5OH, और क्या बनेगा प्लस C2H5, और यहाँ पे HSO4, या फिर C2H6HSO4, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, जो कि स्टीम रिएक्शन। स्टीम रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वाटर है बट उबला हुआ, पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वही किया, H2O पानी गिरा, H2O, वही लाइन खींची, यहाँ पे H, यहाँ लिखा OH, और टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री, क्योंकि स्टीम रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो वही बनेगा C2H5OH और C2H5OH। अब देखते हैं रिएक्शन विद PCl5। तो मैंने PCl5 को ना कुछ ऐसे लिखा है, 1 2 3 4 5 PCl5, और वही है जो ऊपर लिखा था ना, वही है, और ये प्लस इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा, C2H5 तो 2 बार है ना, C2H5 2 बार है, और यहाँ पे Cl कितना है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, POCl3 तो बाहर निकल जाएंगे, 3 क्लोरीन P और O तो बाहर निकल जाएंगे, बचे कितने, 2 क्लोरीन और C2H5 2, तो हमने क्या लिख दिया, 2 C2H5Cl, तो 2 C2H5Cl प्लस POCl3। तो वही अब देखते हैं अपनी फोर्थ रिएक्शन, इसका नाम है क्लोरीनेशन। बस 3 रिएक्शन है, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जब देखते हैं क्लोरीनेशन में वही हमने ईथर लिया, CH3 CH2O CH2 CH3, और उसमें क्या गिरा हमने, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो जब हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में गिरेंगे तो क्या होगा, CH3 CH और O है ना, O,
ओ के इधर वाले पे भी क्लोरीन ऊपर आ जाएगा और इस लेफ्ट साइड पे भी क्लोरीन ऊपर आ जाएगा। और आपने 11th में पढ़ा होगा जो जिस पे हमारा हेलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उसके साइड वाला होता है हमारा बीटा कार्बन, है ना। ये पोजीशन होती है कार्बन के नाम, ये होता है अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं बीटा कार्बन। ऐसे सेम अगर यहाँ पे ओ के इधर लगाए तो इसको हम बोल देंगे अल्फा डैश, इसको क्या बोल देंगे हम बीटा डैश, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इधर Cl और यहाँ पे Cl लग जाएगा, सेम वही रहेगा, और HCl बाहर। इसका नाम क्या होगा, अल्फा डैश डाइक्लोरो, अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल, क्योंकि 2 इथाइल है ना, डाइथाइल और ईथर, ठीक है। अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल, ये इथाइल है ना ये दोनों, और क्या होगा ईथर, ठीक है। देखते हैं अपनी 5th रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, वही ईथर लेंगे और उसके साथ क्या डालेंगे, ऑक्सीजन, और क्या होगा CH3 CH और OH। यहाँ ध्यान से देखो, O ऑक्सीजन 2 है ना, तो ये ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे H कितने हैं, 2। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक H को हटाया, ठीक है, यहाँ से एक H हटाएंगे तो सोचो ये बनेगा ना CH3 CH, और यहाँ पे 2 O हैं और एक H और था, 2 थे ना, एक H हटाया था तो एक H वो खाली था, और ये 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों के दोनों इसके ऊपर आके लग जाएंगे, और जो बचा उसको इसके आगे ऐसे ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं भी इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन विद HI, है ना, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, देखो हमने इथर लिया है CH3 CH2O CH2 CH3, ये पूरा एक साथ ही लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक साथ ही है। क्या हुआ, मैंने यहाँ पे HI डाला, यानी कि H यहाँ लिखा और HI यहाँ लिखा, ठीक है। तो एक बार इस पूरे से मिलकर बना C2H5OH, देखो CH3 CH2OH यानी कि C2H5OH, और यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH2I यानी कि CH3 CH2I, यानी कि ईथर था और इसमें हमने क्या डाला HI। अब प्लस HI करके लिखना है, बस समझाने के लिए। टेम्परेचर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी फिनिश हो गई है सारी। अब देखते हैं इसमें केसेस, यहाँ पे सिर्फ 2 केस है, ये केस इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपकी रिएक्शन फिनिश हो गई, यहाँ पे हम केस देख रहे हैं, ठीक है। तो केस 1, इफ एक्सिस ऑफ HI इज यूज्ड, अगर हम एक्सिस ऑफ HI को यूज़ करें, यानी कि HI की मात्रा का ज़्यादा हो, तो क्या होगा, एल्कोहल है, एल्कोहल में अगर हम HI गिरेंगे तो क्या बनेगा, H2O तो बाहर, देखो H2O बाहर, और क्या बनेगा C2H5I। तो भाई अब देखते हैं केस 2, इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, अगर हमारा कार्बन 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो आयोडीन विल अटैच ऑन लोअर एल्काइल ग्रुप, तो जो हमारा आयोडीन होगा वो लोअर एल्काइल ग्रुप पे जाके अटैच होगा, क्योंकि वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है ना। मैंने क्या बोला, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है तो आयोडीन जो होगा ना वो हमारा लोअर एल्काइल ग्रुप पे जाके अटैच होगा, लोअर मतलब जहाँ पे कम कार्बन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है आयोडीन के केस में, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो जैसे ROR है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। तो आयोडीन जो अटैच होगा वहाँ, वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे लोअर कार्बन होंगे, तो यहाँ पे I होगा अटैच, और यहाँ पे पूरे पे H अटैच होगा। HI होता है ना, इस बार हमने क्या लिखा, IH, पर IH भी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लोअर कार्बन है, तो CH3I एक साथ और अलग, पूरा जो बचा उसको अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं जैसे दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2O CH3 CH3, ठीक है। तो जरा देखो, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये इतना हिस्सा 1 डिग्री, अरे कितने डिग्री का है, 2 डिग्री है, पूरा इधर ही, पर कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे लोअर कार्बन होंगे, तो लोअर कार्बन का मतलब क्या, यहाँ पे इधर की साइड, लेफ्ट की साइड, तो क्या बना, देखो CH3 CH2 यानी कि C2H5, और आयोडीन कहाँ अटैच हुआ, जहाँ पे लोअर कार्बन है, और जो बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आप सबको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और पढ़ते रहो। थैंक यू।